हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं। कोशिश करते पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लाइन ऑफ बजट, लाइन आइटम बजट के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। बजट क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था और अब हम थोड़े बजट के अलग अलग प्रकार है उन पे हम बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कभी दे है ना आप किसी को, तो उसमें भी निश्चित तौर पर क्वेश्चंस रहते हैं। विशेषकर परफॉर्मेंस बजट, जेड जीरो बेस बजट, इन पे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आजकल जेंडर बजट पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके आंसर निकालना काफ़ी टफ होता है और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। इसलिए आप सभी लोग से मेरी विशेषकर ये अपेक्षा है कि आप जब भी इन्हें पढ़ें तो पूरा देखें, एक ही बार में पूरा टॉपिक पढ़ें। और दूसरी चीज़ों को और ध्यान रखने वाली है, ये स्पीड बढ़ा के मत पढ़ा करो। उससे आपका जो ऑब्जर्व होना होता है जो ब्रेन के अंदर वो नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल सहज भाव से जब पढ़ने बैठो तो बिल्कुल पढ़ने के तरीके से पढ़ो, पेन कॉपी लेकर के नोट्स पढ़ाओ साथ साथ के अंदर। और फिर पढ़ने के तुरंत पश्चात आप क्वेश्चन निकालो कि कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है ना, कि मैं सारे जितना लिटरेचर होता है उन सारे लिटरेचर, सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखने के पश्चात ही आपके लिए एक मैटर को डिजाइन किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे बजट के अलग अलग प्रकार, जैसे लाइन आइटम बजट, इसके बारे में बता चुका हूँ वैसे। परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस बजट, पीपीबीएस, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, सनसेट बजट, सूर्यास्त बजट, टारगेट बेस्ड बजट, टॉप डाउन बजट भी बोलते हैं इसे, और आउटकम बजट, और जेंडर बेस्ड बजटिंग या जेंडर बेस्ड बजट, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ी सी चर्चा पिछली क्लास के भीतर ये तो की थी, लाइन आइटम बजट के बारे में चर्चा की थी। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कर देता हूँ कि लाइन आइटम बजट का मतलब होता है कि बजट जो है वो आइटम वाइज उसका वर्गीकरण हो। मद वाइज मतलब बजट का वर्गीकरण है, आइटम वाइज मतलब मदवार वर्गीकरण हो। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है इसका, ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि एक कठोर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इस पे कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बहुत ही कठोर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, इसलिए ये परंपरा जो बजट की प्रणाली विकसित हुई, और ये सबसे परंपरागत बजटीय व्यवस्था थी। जो मैं थोड़ा सा हिंट में उनको दोबारा से हम लोग थोड़ा सा, सबसे ट्रेडिशनल जो बजटीय टाइप्स है वो ये प्रकार है। लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के भीतर एक तरह से बजटिंग व्यवस्था जब आई तो ये एक बजटीय व्यवस्था थी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी, इसकी जो दोष है, इसमें सबसे बड़ा दोष, वो दोष है इंक्रीमेंटलिज्म। सबसे बड़ा दोष इंक्रीमेंटलिज्म, मतलब वृद्धिशीलता का दोष इसमें बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। वृद्धिशीलता से तात्पर्य क्या होता है? वृद्धिशीलता से तात्पर्य होता है कि जो आइटम पिछले साल हुआ उसमें थोड़ा सा बढ़ा के, थोड़ा सा घटा के, विशेषकर घटाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, पिछली बार आपने एजुकेशन पर 5,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, तो चलो आपकी बार 6,000 करोड़ रुपए दे दो। तो हर बार ऐसे चीज़ों पे बजट कंटिन्यू बढ़ता जाता है और बहुत सारे जो प्रोग्राम जो उपयोगी नहीं होते वो भी कंटिन्यू चलते चले जाते हैं, और बजट धीरे धीरे पिछले बजट को थोड़ा मॉडिफाइड करके, जोड़ गुणा बाकी करके थोड़ा और बजट बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि जो बजट की रेलेवेंसी है, जो प्रासंगिकता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो था हमारा पिछली क्लास। अब हम जो नेक्स्ट जो टाइप्स देखेंगे वो देखेंगे निष्पादन बजट। अंग्रेजी में, जैसे अभी मैंने लिखा कि अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट, ठीक है, ये हम अंग्रेजी में कहते हैं। हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, और मैं आपसे भी ये विशेषकर आज की विद्यार्थियों से को मैं देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि उनमें पेशेंस नहीं होता है। थोड़ा फटाफट चीज़ों को ऐसे जैसे नहीं होता 1 वीक सीरीज टाइप का, कुछ पॉइंट मिल जाए और काम हो जाए। नहीं, आप थोड़ा सा डूबो, कम से कम एक बार तो उस टॉपिक में गहरे से डूबो आप। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है, थोड़ा सा हम इसका उद्भव और इतिहास देखते हैं सबसे पहले।
हाँ, ये कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि कैसे ये आया, नहीं है, उद्भव या इसका इतिहास क्या रहा है, वो सबसे पहले देखते हैं, फिर इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले इस बजट की जो रिकमेंडेशन दी वो अमेरिका के पहले हूवर कमीशन, 2 हूवर कमीशन हुए थे और आगे पीछे बैक टू बैक ही हुए थे ये। तो पहली सिफारिश जो इसकी बजट की फर्स्ट सिफारिश की है, पहली बार जो सिफारिश की इसकी बजट की, वो सिफारिश की, आप नोट्स बनाते जाना, वो सिफारिश की फर्स्ट हूवर कमीशन कब बना। आप हर चीज़ को, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी चीज़ कब कहाँ पहुँच रही, 1949 में जो फर्स्ट हूवर कमीशन बना तो उसने इसकी रिकमेंडेशन की। और कहाँ पे ये कहा था, अमेरिका के भीतर। इस हूवर कमीशन की रिकमेंडेशन पे अगले ही साल रिकमेंडेशन होते ही उस समय के राष्ट्रपति, नहीं है, उस समय के राष्ट्रपति 1950 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन, नहीं है, इसे क्या किया, लागू किया। मतलब अगले ही साल तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया। और सबसे अच्छी बात यह कि आज भी दुनिया के ज़्यादातर देशों में यही बजटीय सिस्टम चल रहा है, भारत में भी। इसलिए इसे थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा भारत की तरफ भी रुख करें कि भारत में भी, मैंने कहा कि आज भी यही मोस्टली बजटीय व्यवस्था है, तो भारत में कैसे हुआ। सबसे पहले 1956 में प्राक्कलन समिति, आपको पता हो प्राक्कलन समिति का कई हिंदी में भी कई नाम है, अंग्रेजी में भी कई नाम है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। और एक और नाम है इसका, अनुमान समिति, शायद और भी नाम हो सकता है कुछ हिंदी में, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या होती है, संसद की समिति होती है जिसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये जो प्राक्कलन समिति है, स्थायी समिति है, इसने सबसे पहली बार, नहीं, सबसे पहले भारत में परफॉर्मेंस बजट लागू करने की क्या की, सिफारिश दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिफारिश तो दी, हुआ क्या, इस सिफारिश पर ही 1961 में परफॉर्मेंस बजट जो है भारत में आंशिक तौर पर लागू किया। इसे लागू भी किया कि थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए लागू होता है क्या, कैसे होते हैं, तो इसे लागू भी किया। लेकिन ये व्यवस्था भारत में सही ढंग से सेट नहीं हुई और बहुत कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो भारत सरकार ने इस परफॉर्मेंस बजट को लागू करने के लिए, इसकी कमियों को दूर करने के लिए या इसमें सुधार हेतु, सुधार हेतु एक वित्त विशेषज्ञ को बुलाया। अमेरिका के एक वित्त विशेषज्ञ को आमंत्रित किया, जिसका नाम था, ये कई बार पूछते हैं, कब की बात है, विशेषज्ञ को जिसका नाम था FW, ये थोड़ा सा देखिएगा, क्राउच, FW क्राउच। ये वित्त विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, किसने, भारत सरकार ने। कब की बात है ये, 1964। ध्यान रखिए, 3 साल बाद में एक वित्त विशेषज्ञ को आमंत्रित किया, कहा कि देखिए आप आइए और हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बजट कैसे लागू नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कतें हैं, उन्हें दूर कीजिएगा। इस तरह से इनको आमंत्रित किया जाता है। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। लेकिन उसी बीच 1968 में जो फर्स्ट ARC है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और ये क्या होते हैं कि प्रशासन में ओवरऑल रिफॉर्म के लिए भारत सरकार एक कमीशन बनाती है। अब तक 2 कमीशन बनाई है, एक फर्स्ट ARC, हिंदी में इसे प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं, एक सेकंड ARC जो
2005 में गठित हुआ था, 2009 में इसने 15 रिपोर्ट दी थी। फर्स्ट एआरसी की भी अपनी एक कहानी है, जिसे प्रशासनिक सुधार वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल से इसको देखेंगे। सेकंड एआरसी को तो हम काफ़ी डिटेल से उसकी रिकमेंडेशन को बताते ही हैं, काफ़ी उसकी जितनी भी रिपोर्ट, और उस पर तो क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं आजकल। फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन को आप थोड़ा, मैं कहता हूँ कि ध्यान से, क्योंकि उसमें कोई टीचर के तौर पे हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। हम भले ही आपको वो रिकमेंडेशन बता देंगे, लेकिन फिर भी आपको उनको बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि उन पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, वो कई बार छका जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर आप देखिएगा। सुरेंद्र कटारिया जी की पुस्तक में हिंदी में तो बहुत अच्छे से जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी हुई है, जो भारत में लोक प्रशासन की जो मोटी वाली पुस्तक है, उसमें पीछे मिल जाएगा। मेरी एक एथिक्स की बुक है, उसमें भी पीछे, अब मार्केट में वो है नहीं, अदरवाइज उसके भी पीछे मैंने ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत अच्छे से उसको दिया था। देखता हूँ अगर इसे आपके अपलोड, मेरे पास बुक मिल गई तो मैं ज़रूर उसको स्कैन करके अपलोड करूँगा। तो ये जो फर्स्ट एआरसी है, फर्स्ट एआरसी ने सिफारिश दी, नहीं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने परफॉर्मेंस बजट लागू करने की क्या दी, सिफारिश दी। ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस बजट भारत में भारत में पहली बार लागू किया गया प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर 1961 में। ध्यान दीजिए, लेकिन परफॉर्मेंस बजट को व्यवस्थित तौर पर इसकी सिफारिश के आधार पर 1968 में इसे चार मंत्रालयों में लागू किया गया। आपको पता है कि केंद्र सरकार के भीतर मिनिस्ट्री होती है, राज्यों में हम उसे डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय, और राज्यों में क्या कहते हैं, कृषि विभाग, नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। छोटी छोटी चीज़ें, शब्दों का फेर है, लेकिन ये बारीकियां आपको पता होना चाहिए। तो लागू किया, धीरे फिर आगे चल के 1977 जनता पार्टी सरकार में, 78 में आगे चल के इसे जो है 32 मंत्रालयों में, इसे 32 मंत्रालयों में लागू किया। तो कुल मिला के एक इतिहास मैंने रखा, अमेरिका में ये कैसे उद्भव हुआ, भारत में ये कैसे आया। तो अमेरिका के भीतर कैसे आता है, अमेरिका के भीतर हूवर कमीशन, फर्स्ट हूवर कमीशन, आपको ऑप्शन में सेकंड हूवर कमीशन भी रहेगा। फर्स्ट हूवर कमीशन रिकमेंडेशन देता 1949 में, 1950 में इसे राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लागू किया। भारत में पहली बार 1961 में लागू हुआ। पहली बार सिफारिश प्राक्कलन समिति ने 1956 में थी। 4 मंत्रालयों में इसे लागू किया गया 1968 में। किसकी रिकमेंडेशन पे, फर्स्ट एआरसी की रिकमेंडेशन पे। एक वित्त विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, F.W. क्राउच जो है, फ्रैंक डब्ल्यू क्राउच अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ था, कि आप परफॉर्मेंस बजट पे हमारे यहाँ स्टडी करो। तो ये कुछ फैक्ट मैंने आपको रखे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि परफॉर्मेंस बजट है क्या, और ये इंक्रीमेंटल ये लाइन आइटम बजट से कैसे भिन्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर परफॉर्मेंस बजट है क्या। तो निष्पादन बजट क्या है, क्या है परफॉर्मेंस बजट, ठीक है ना, ये हमारा सवाल आता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। इस बजट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परफॉर्मेंस, मतलब आपको कितना पैसा दिया, किस किस मद को कितना पैसा दिया, यही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आपकी परफॉर्मेंस को हम बजटीय व्यवस्था के माध्यम से चेक करें। ध्यान से सुनिएगा, आपकी परफॉर्मेंस को हम बजटरी सिस्टम के माध्यम से चेक करें। और जब हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले उसे टारगेट देंगे, क्योंकि चेक करने के लिए उसमें आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा होना जरूरी है, आपके पास नॉर्म्स होना जरूरी है। इसीलिए इस बजट की एक खास बात होती है, वो ये होती है कि जब आपको निष्पादन चेक करना हो, किसी का भी निष्पादन चेक करना हो, निष्पादन मतलब उसका परफॉर्मेंस चेक करना हो,
तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप किसी मद को पैसा देते हो तो उसका इनपुट और उसमें आप क्या आउटपुट चाहते हैं ये पहले से डिसाइड कर दो। मतलब इनपुट और आउटपुट ये टारगेट फिक्स कर दो, इतना आपका आगत थी, इतनी आपकी निर्गत उसे निकला, ये टारगेट आप फिक्स कर दोगे। तो मद क्या है, नहीं ये पूरा बजट इसमें होगा, आपको इतना इनपुट दिया जाता है, आपसे इतना आउटपुट की अपेक्षा की जाती है, साल के अंत में हम देखेंगे इतना इनपुट में आपने इतना खर्च किया, इतना आउटपुट का आपको टारगेट दिया था जिसमें आपने इतना प्राप्त कर लिया। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मद क्या है। या मद में आइटम नहीं होता है, ये जो मद होती है इस मद को बांटा जाता है, सबसे बड़ी मद होती है वो है उद्देश्य। मतलब आपको ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन ये एक उद्देश्य है, फिर उद्देश्य को फिर सब एक्टिविटीज में बांट देते हैं। तो जो उद्देश्य है उद्देश्य को बांट देते हैं कार्यक्रमों में, प्रोग्राम्स में, नहीं है कार्यक्रम, और कार्यक्रम को बांट देते हैं परियोजना। और हर जगह आपका क्या फिक्स होता है, इनपुट, और बदले में आपको क्या आउटपुट लेना है, ये हर जगह आपको डिसाइड कर दिया जाता है बजट में। क्लियर हुआ, इनपुट और आउटपुट ऐसे। तो हर जगह इनपुट आउटपुट, उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को फिर आप कार्यक्रमों में, परियोजनाओं में, हो सकता है और एक्टिविटीज़ के भीतर भी से आप बांट दें। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसे देखिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसे, कि एक उदाहरण से हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन, नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये एक उद्देश्य है। ये क्या है, एक उद्देश्य। इस एजुकेशन को फिर हम छोटे छोटे प्रोग्राम से हम बांट देंगे। कैसे, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, नहीं आपका मिडिल एजुकेशन, आपका अपर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे आप बांट दोगे। फिर जैसे प्राइमरी एजुकेशन को आप फिर अलग अलग कार्यक्रमों में, प्रोजेक्ट में बांट दोगे, जैसे मिड डे मील। ठीक है, ऐसे बांट दोगे। या फिर आप मिड डे मील के अलावा आप सर्व शिक्षा अभियान, नहीं आप बांट देंगे सर्व शिक्षा अभियान। ऐसे बहुत सारे गतिविधियों के भीतर बांट दोगे। और हर जगह इनपुट आउटपुट, हर जगह, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में कितना इनपुट, टोटल एजुकेशन में कितना इनपुट दे रहे हो आप, क्या आउटपुट, मतलब आउटपुट को ऐसे देखिए कि आपने एजुकेशन में पैसा दिया और आउटपुट निर्धारित कर दिया आपने। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में आउटपुट निर्धारित कर दिया कि 90% जो है नामांकन होना चाहिए, और इतनी एजुकेशन इस तरह से आपने डिसाइड कर दिया। फिर अलग अलग प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम के भी इनपुट आउटपुट, इनपुट का कितना आप पैसा अलॉट कर रहे हो, उसमें आप क्या लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो आप इसे। और जब साल का एंडिंग आती है, हाँ, तब आपने जो पैसा दिया और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें क्या गैप रहा, ये आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा परफॉर्मेंस बजट। अब मित्रों, इस बजट को समझने के पश्चात इस बजट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि जो आपने बजट को समझा, उस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके क्वेश्चन तभी होंगे जब आप इसको विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में हम दो चीज़ देखते हैं कि इस बजट के मेरिट्स क्या हैं, नहीं है, मेरिट्स मतलब इस बजट के लाभ क्या हैं, और इस बजट के दोष या चुनौतियां क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप बजट का विश्लेषण कर पाएंगे और सारे क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो
लाभ क्या है इस बजट का? सबसे इंपॉर्टेंट लाभ यह है कि जहां लाइन आइटम बजट था उसका उद्देश्य केवल और केवल नियंत्रण रखना था, उसका उद्देश्य केवल और केवल आपके परिणामों पर था, ठीक है ना। वो बजट जो था वो लक्ष्योन्मुखी नहीं था, ये बजट है वो कार्योन्मुखी के स्थान पर लक्ष्योन्मुखी अधिक है। ध्यान दीजिए, ये कार्योन्मुखी मतलब एक्ट ओरिएंटेड के स्थान पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड अधिक है, क्योंकि इसमें उद्देश्य इंपॉर्टेंट है और उद्देश्य में इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसका तुलनात्मक विश्लेषण संभव है। इसका तुलनात्मक विश्लेषण संभव है कि आपने पिछली बार इतना से इतना लक्ष्य दिया था, इतना प्राप्त हुआ, इस बार इतना हुआ, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही, दूसरे मंत्रालयों की तुलना में आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही, दूसरी गतिविधि की तुलना में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुलनात्मक विश्लेषण होगा तो बजट पर प्रभावी बहस संभव हो सकती है, और जब प्रभावी बहस होगी, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी संसद सदस्यों को, विधायिका के सदस्यों को, तो एक इफेक्टिव डिबेट करेंगे, अच्छे सवाल पूछेंगे। जब प्रभावी बहस होगी तो कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित होगा। कार्यपालिका पर एक इफेक्टिव प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित होगा, नेचुरली होगा जब आप प्रभावी बहस करेंगे। और जब आप प्रभावी नियंत्रण होगा तो ये तो अपनी जो है संस्थिति। एक और चीज है, चूंकि तुलनात्मक विश्लेषण होगा, आप बता सकते हो आपके डेटा मानक फिक्स है, इसलिए इसकी एक और है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। एक बजट में एक अकाउंटेबिलिटी का पुट जो है, एक अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व का पुट इसमें आ जाता है कि आपका एक अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होती है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी इस बजट में जो है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एक लचीलापन जो है वो होता है। आप कहोगे कि कैसे? क्योंकि किसी भी चीज़ में कैसे ज़रूर समझा करो आप। इस कैसे इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आती है क्योंकि इसमें इंटरनली रीएलोकेशन संभव है। इंटरनली रीएलोकेशन इसे कहते हैं पुनर्विनियोग, हिंदी में कहते हैं इंटरनल जो रीएलोकेशन। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आपका जो प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपने सब में 5,000 करोड़ रुपए में 2,000 करोड़ रुपए इसको दे दिया, 2,000 करोड़ इसको दे दिया, 1,000 करोड़ इसको दे दिया, ठीक है ना। अब मिड में आपको साल के बीच में लगता है कि हमें जो हायर एजुकेशन में 1,000 करोड़ रुपए दिया वो कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ से 500 करोड़ रुपए इधर ट्रांसफर कर दोगे। ये होता है कि बजट की जो मद है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट है उसमें आप रीअलोकेशन कर दो, आप पुनर्विनियोग कर दो। तो ये एक बजट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है इसके माध्यम से। तो ये इसके मेरिट्स हैं। सवाल ये उठता है कि डिमेरिट्स क्या है ना, इसके सामने क्या चैलेंजेस है। तो लाइन आइटम बजट में जो इंक्रीमेंटलिज्म थी कि हर साल बजट बढ़ता हुआ ही चला जाता है, वो यहाँ दूर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखने वाली बात है। तो यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि बजट के भीतर जो वृद्धिशीलता है नहीं है, जो इंक्रीमेंटलिज्म है, वो वृद्धिशीलता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे इंक्रीमेंटलिज्म को दूर किया जा सके। एक चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंक्रीमेंटलिज्म एज इट इज है। दूसरी महत्वपूर्ण जो इसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि एक ही उद्देश्य है, ये एक उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा है ना, तो शिक्षा में एक प्रौढ़ शिक्षा भी होती है, और प्रौढ़ शिक्षा हो सकता है कि उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोगों में ये ज़्यादा ज़रूरत हो, तो ये समाज कल्याण विभाग का भी एक विषय हो।
इसी तरह से जैसे प्रौढ़ शिक्षा है वो सामाजिक न्याय विभाग का भी एक विषय हो, तो एक ही उद्देश्य कई बार कई मंत्रालयों में से रिलेटेड होता है। तो एक उद्देश्य जो है एक उद्देश्य का संबंध कई क्षेत्रों से होता है या कई मंत्रालयों से होता है, तो इसलिए दिक्कत आती है कि कैसे आप उद्देश्य को सेट करेंगे, क्योंकि आपको बजट तो मिनिस्ट्री वाइज बनाना पड़ेगा। तो एक चुनौती इसके भीतर है वो ये है। एक चुनौती ये भी है कि इसमें मात्रात्मक पहलुओं पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन गुणात्मक पक्षों पर ध्यान नहीं होता। और बहुत सारी जगह गुणात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पीडीएस के तहत 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है, ये लक्ष्य रखा। और इस लक्ष्य में हमने 75 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज 5 किलो हमने वितरित कर दिया। तो आपकी परफॉर्मेंस रह गई लगभग 95%। एक इमेजिन करो 94, 93% आपकी परफॉर्मेंस रह गई। लेकिन जो अनाज दिया उसकी क्वालिटी क्या है ये इस बजट में मेंशन नहीं होती। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में गुणात्मकता का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने शिक्षा तो दी, आपने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 90% नामांकन भी दर प्राप्त कर लिया, और जो स्कूल छोड़ने वालों की दर थी वो 20% से घट करके 10% कर दी। लेकिन आपकी जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें आपने कोई आमूलचूल बदलाव नहीं किया, उसकी क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए गुणात्मक पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये एक बड़ी चुनौती है। इंक्रीमेंटलिज्म अभी भी बरकरार है, एक उद्देश्य के आधार पर होता है। उद्देश्य के आधार पर बजट का जो क्लियरली वर्गीकरण है वो नहीं संभव हो सकता। गुणात्मक पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक तीसरी चीज होती है कि कई बार जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं उनको सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। कैसे कि कभी कभी ऐसा आप देखते हो कि कोई टारगेट है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर इसे देखते हैं कि ग्रामीण विकास में हमको या शहरी नियोजन की बात करते हैं। शहरी नियोजन में हमको स्मार्ट सिटी डेवलप करनी है, लेकिन ये 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये 10 साल का या 20 साल का प्रोजेक्ट है कि हम इस तरह से स्मार्ट सिटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, मेट्रो प्रोजेक्ट कोई एक बजटीय वर्ष में संभव नहीं हो सकता, ये 3 साल का 5 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो सामान्यतः जो दीर्घकालिक लक्ष्य है जिनका संबंध 1 से ज़्यादा सालों से होता है, ऐसी दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ये बजट जो है अपना कोई एक स्पष्टीकरण नहीं रखता है, उसके लिए कोई एक रास्ता नहीं बताता है। ये इसकी एक चुनौती है। और लास्ट में कभी आए तो ये दो चीज़ें हमेशा लिख देना कि सामान्यतः वित्त विशेषज्ञों और आईटी की आवश्यकता का अभाव जो होता है वो भी इसमें एक चुनौती है कि जिस तरह की इसमें एक्सपर्टाइजेशन चाहिए वो भी इसमें एक चुनौती है। तो परफॉर्मेंस बजट नहीं, परफॉर्मेंस बजट पर जो पूरी बातों को अगर हम लेके आए, अमेरिका में सबसे पहले विकसित हुआ, फर्स्ट हूवर कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी, 1950 में अमेरिका में लागू हुआ। ठीक है, आज भी ये बजटरी व्यवस्था ज़्यादातर देशों में चली आ रही है। भारत में 1961 में लागू होता है, 1968 में 4 मंत्रालयों में लागू होता है, फर्स्ट ARC रिकमेंडेशन देती है, उसके पश्चात लगभग सभी मंत्रालयों में से आगे चल करके लागू कर दिया जाता है। मुख्य बात यह है कि ये मध्य के स्थान पर उद्देश्य पर इस पर जोर होता है और उद्देश्यों में इनपुट और आउटपुट के बीच में संबंध स्थापित कर दिया जाता है, जिससे बजट का तुलनात्मक विश्लेषण संभव होता है और जिससे बजट को लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना संभव होता है। बजट के मात्रात्मक पहलुओं को मापा जा सकता है, बजट पर बहस प्रभावी होती है, बजट की बहस से एक संसदीय नियंत्रण प्रभावी होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें है। लेकिन सबसे बड़ा दोष जो है वो ये है कि इंक्रीमेंटलिज्म खत्म नहीं हुआ अभी भी। दोष ये है इस बजटरी व्यवस्था की कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक कोई रास्ता नहीं देता है और उद्देश्य जो है वो कई बार कई मंत्रालयों से रिलेटेड होता है, गुणात्मक पक्षों पर ये ध्यान नहीं देता। इस तरह से इसमें कई दोष हैं। कुल मिलाकर के सभी बातों को शामिल करने के उपरांत भी ये कहा जा सकता है कि निष्पादन बजट लाइन आइटम बजट के पश्चात एक आधुनिक बजट की व्यवस्था है। अब मैं इससे जुड़ी हुई एक और बजटरी व्यवस्था बताता हूँ, इससे जुड़ी हुई, जिससे कि 2 टॉपिकों को बिल्कुल क्लोज कर दें। अगला टॉपिक वैसे तो जीरो बेस बजट है, लेकिन मैं इससे पहले